दोस्तों नमस्कार। 500 करोड़ से ज्यादा मीडिया और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो गया। 1000 करोड़ से ज्यादा पब्लिसिटी पर खर्च हो गया, जिसके दायरे में झंडे भी आते हैं, बैनर भी आते हैं, मुखौटे भी आते हैं और रैलियां भी आती हैं। इसी दौर में लगभग 750 करोड़ से ज्यादा खर्चा उन बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के नेताओं के ऊपर खर्च हो गया जो प्रचार करने गुजरात पहुंचे। और इसी दौर में 100 करोड़ कैश से ज्यादा जब्त भी किए गए। इतना पैसा आवाजाही के तौर पर इधर से उधर किया जा रहा था। इसी दौर में बड़ी तादाद में लीकर भी जब्त हुआ, सोना भी जब्त हुआ। लेकिन क्या कोई फर्क आपको पड़ा? हमने करोड़ों का जिक्र किया और कोई फर्क आप पे नहीं पड़ा, क्योंकि यह इंडिया है, यह भारत है, यह मोदी सत्ता का काल है, यह अमृत काल है। और इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि समूची दुनिया में जिस वक्त तमाम कॉरपोरेट अपने नेटवर्थ को लेकर, अपने धंधे को लेकर परेशान है कि रिसेशन का दौर है, मंदी आ रही है, माल बाहर जा नहीं पा रहा है, बिक नहीं पा रहा है, देश के भीतर लोग खरीदार के तौर पर निकल नहीं पा रहे हैं, यानी कंज्यूमर गायब है। उसी दौर में भारत के भीतर में फोर्ब्स की लिस्ट बतलाती है कि 100 जो रईस हैं उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी हो गई, और यह बढ़ोतरी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इसी दौर में दुनिया के ऊपर एक रिपोर्ट भी निकल कर आई, जिसने पहली बार बतलाया कि भारत दरअसल गरीब देशों का एक कैपिटल है। यानी दुनिया के भीतर तमाम गरीब लोगों को अगर एक देश के तौर पर देखा जाए तो भारत में उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। और भारत ने नमीबिया को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अफ्रीकी कंट्री है और एक वक्त वही कैपिटल के तौर पर जानी जाती थी। तो एक तरफ रईसों की भरमार है, दूसरी तरफ इस देश का सिस्टम ऐसा है कि दुनिया के भीतर अपने देश को छोड़कर जाने वाले जो 2 देश इससे पहले और दूसरे नंबर पर शुमारी के साथ इस बात का आगाह करते थे कि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां सत्ता का हुकूक चलता है, उसी की सत्ता और उसी की बात को सिस्टम माना जाता है, वो रशिया था, जहां से 2022 में तकरीबन 15,000 रईस देश छोड़कर चले गए। दूसरे नंबर पर चीन का जिक्र होता है, जहां पर 10,000 रईस देश छोड़कर निकल गए। और तीसरे नंबर पर भारत है 2022 में, जहां पर 8,000 रईस इस देश को छोड़कर चले गए। 3 बातें साफ हो जानी चाहिए। इस देश के भीतर में क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो चुनाव के ऊपर खर्च करने के अलावे इस देश के लोगों के हित के लिए कोई पॉलिसी बनाता हो और उसका कोई जुड़ाव चुनाव से ना हो? इस देश के भीतर में, दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को लेकर जो कल्चर डेवलप किया गया, क्या उसको लेकर कोई रास्ता आपको दिखाई देता है कि अगर कोई कॉरपोरेट सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं खड़ा है तो फिर उसके नेटवर्थ में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं? और जो कॉरपोरेट है वो पॉलिटिकल फंडिंग के साथ उस राजनीतिक सत्ता को करोड़ों अरबों खरबों रुपए क्यों देते चला जाता है और उसकी एवज में उसको तमाम जगहों से एनओसी क्यों मिलता है? और तीसरा सवाल, क्या इस देश के भीतर में कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम काम कर रहा है जिसमें कहा जा सकता है कि किसी के पास अगर पैसा है तो वह उस सिस्टम का उपभोग कर सकता है, या सिस्टम ही नहीं है? क्योंकि भारत अगर दुनिया में अब तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया, जहां पे इस देश के बिलियनियर्स इस देश को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां बिजनेस करना मुश्किल है। यहां पे बिजनेस करके कमाने के बाद इस देश में एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई सुविधाएं मिल जाए, या फिर इस देश के भीतर में कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे पॉलिटिकल करप्शन सामने ना आ पा रहा हो, तो क्या उससे मुक्ति इस देश में नहीं मिल सकती है? यकीनी तौर पर इस देश का कच्चा चिट्ठा बतलाता है कि दरअसल इस देश में राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए और संभालने के बाद लूट का दायरा कुछ इस तरीके से बड़ा हो चला है कि लोग उफ भी ना करें और उन्हें लोकतंत्र भी नजर आ जाए। यह कमाल की चीज है। और इस कमाल की परिस्थितियों में हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को भी समझिए, कैसे इस देश का सबसे रईस शख्स
जिसका मुनाफा जितना होता है उससे 10 गुना ज्यादा उसे कर्ज मिल जाता है, और वो कर्ज लौटाता नहीं है बल्कि कर्ज दर कर्ज लेता चला जाता है। और बैंक भी इसलिए देते चले जाते हैं, ना सिर्फ भारत के बैंक, दुनिया भर के बैंक इसलिए कर्ज देते हैं क्योंकि उसका जुड़ाव इस देश की राजनीतिक सत्ता से है। इस खेल के भीतर मौजूदा वक्त में शुरुआत हमें लगता है उस करोड़ों लोगों के साथ करनी चाहिए जो भूख के शिकार हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि भारत भूख को लेकर राजधानी के तौर पर उभर रहा है, यानी दुनिया के मानचित्र पर अगर भूखे लोगों की अगर एक देश के तौर पर चिन्हित कर दिया जाए तो राजधानी यानी कैपिटल इंडिया होगी। नाइजीरिया जो पॉवर्टी कैपिटल है और जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है, उसकी रिपोर्ट बतलाती है कि कल तक नाइजीरिया कैपिटल था, आज इंडिया कैपिटल है। क्योंकि नाइजीरिया में जो भूखे लोग से मतलब यहां है कि दुनिया के मानचित्र पर जब आप लकीर खींचते हैं कि गरीबी की रेखा से भी बहुत नीचे, तो नाइजीरिया में उनकी तादाद 8,30,05,482 थी। और भारत में इस साल यह हो गया है 8,30,68,597, यानी 63,000 लोग ज्यादा हो गए नबीबिया की तुलना में। इसी दौर में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन ए वर्ल्ड ने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि 25 लाख लोग अगर भारत में भूखमरी के शिकार हो जाते हैं तो फिर भूलिए मत कि यहां पर लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। हम इस बात का जिक्र सिर्फ यह सोचकर कर रहे हैं क्योंकि इसकी एवज में इसी दौर में जब फोर्ब्स की लिस्ट नजर आती है तो लगता है कि कमाल हो गया, भारत के भीतर इतना पैसा है, इतनी पूंजी है, क्योंकि लगभग $25 बिलियन सिर्फ 2022 में 100 रईसों का बढ़ गया। और उसका मतलब यह है, रुपए में तब्दील कीजिएगा तो यह 2,04,000 करोड़ है। और ओवरऑल देखिएगा तो 100 रईसों के पास जो पूंजी है वह $800 बिलियन से ज्यादा है, यानी लगभग 65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसी दौर में सिर्फ अगर उसमें माइनस कीजिए 10 रईसों पर आ जाइए तो 10 रईसों के पास इन 800 में से 385 यानी लगभग 48% तो यहीं पर आ गया। 10 रईसों का इंडिया, उनके पास 31,45,000 करोड़ की संपत्ति है। और इसमें भी सिर्फ 2 पर आ जाइएगा, अंबानीज और अडानीज पर, तो अडानी एट पार चले गए हैं अंबानीज के, क्योंकि $150 बिलियन यानी लगभग 12,25,000 करोड़, और दूसरी तरफ अंबानीज $88 बिलियन यानी 7,18,000 करोड़, यानी ये लगभग 20 लाख करोड़ के लगभग सिर्फ इन दोनों की संपत्ति। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। तीसरे नंबर पर राधा कृष्ण दमानी आ गए जो लगभग 2,25,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ खड़े हैं। फिर साइरस पूनावाला आ गए जो 1,75,000 करोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर सावित्री जिंदल आ गई जो कि ओपी जिंदल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, 1,33,000 करोड़ के ऊपर आ गए। लेकिन इस पन्ने को एक झटके लिए पलट दीजिए और राजनीति के उस मैदान में कूद जाइए कि इतनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग करते हुए इस देश के नेताओं को क्या क्या दे देती है और कितनी सुविधाओं से लैस कर देती है, और हमारा संविधान उस पर खामोशी बरतता है कि सिस्टम कहता है कि जो सत्ता में है उसके अनुकूल पूरा सिस्टम को काम करना चाहिए। इसीलिए गुजरात में जो स्टार प्रचारकों की आवाजाही आपने देखी, उसमें अगर सिर्फ आप राज्यों के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री का मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए और प्रधानमंत्री को भी ले लीजिए। एक क्षण के लिए जरा सोचना शुरू कीजिए, मुख्यमंत्रियों के ऊपर कितना खर्च कर दिया जाता है, वो पैसा आता कहां से है? प्रधानमंत्री के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो पैसा आता कहां से है? पार्टी फंड से आता है। पार्टी कलेक्शन करती है इलेक्शन के पीरियड में। उन्हें जो कलेक्शन के लिए पैसा दे रहा होता है वो कितने लोग होते हैं, किस रूप में होते हैं, और जो पार्टियां जीत रही होती है उनके पास कितनी रकम आती है। सिर्फ गुजरात का छोटा सा हिस्सा
हम आपको अगर बताएं तो जो भी कॉरपोरेट की फंडिंग हो रही थी गुजरात के भीतर, उसका 94% बीजेपी के पास जा रहा था। और कॉरपोरेट ये जानता समझता बूझता है क्या कि अगर जिसे फंड दे रहे हैं वो फंड लौटाएगा भी। और बीजेपी के साथ तो दो डबल इंजन का खेल है, यानी गुजरात में भी पैसा लौटेगा और दिल्ली से भी लौटेगा, क्योंकि दिल्ली से चलकर गुजरात पहुंचकर चुनाव प्रचार करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश के गृह मंत्री है। तो उसमें हमारी टीम ने जब निकाला तो पता चला कि 1519 लोग ऐसे हैं कॉरपोरेट के तौर पर जिन्होंने फंडिंग इस लिहाज से की कि दरअसल ये पैसा वापस तो आ ही जाएगा, क्योंकि चुनाव तो ये जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीतेंगे तो दिल्ली तो बैठी ही है। तो उनकी तादाद इस डबल इंजन के खेल में पैसे देने वालों की डबल हो गई। और उन्होंने ओवरऑल जो पैसा दिया गया उसमें से सिर्फ 60 लोग ऐसे हैं कॉरपोरेट के जिन्होंने कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया पैसा। और कितना दिया कांग्रेस को? लगभग 10 करोड़, 10.5 करोड़ जो बॉन्ड के चक्कर में दिए, और जो आम आदमी पार्टी को दिए वो 32 लाख दिए। लेकिन दूसरी तरफ 163 करोड़ बॉन्ड की शक्ल में बीजेपी को दे दिए गए। लेकिन इससे मामला सुलटता नहीं है। मसलन अगर आप बैंक ब्रांच पे जाइए तो गांधीनगर की बैंक ब्रांच जो एसबीआई की है, वहां से 343 करोड़ रुपए बॉन्ड के तौर पर निकले, वो सीधे तौर पर बीजेपी के पास चले गए। यानी वहां पर मानकर चला जा रहा है कि जिसे पैसा दे रहे हैं वही पैसा लौटाएगा, तो उसके हिसाब में पैसा जाना चाहिए। अब यहां पर जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि 100 करोड़ से ज्यादा जब्त किया गया, 124 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। जो मीडिया और एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा हुआ है वह भी लगभग 150 करोड़ के लगभग हो चला है। जो पब्लिसिटी मटेरियल जिसमें होर्डिंग है, फ्लैग है, आर्च है, बैनर है, स्टिकर्स है, यह भी अपरंपार है। यह 1000 करोड़ की तुलना में चीजें आ चुकी है। यह पैसा आ कहां से रहा है? जबकि इसकी एवज में जो जीत हार का खेल बुकीज लगा रहे हैं, जिसको सट्टा हम लोग कहते हैं, वो 40 से 50 हजार करोड़ का सट्टा लगा हुआ है जीत हार को लेकर, और पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है। जरा इस इकोनॉमी के भीतर और अगर आप जाना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए, 2002 का चुनाव दंगों के आसरे था, 2007 का चुनाव मौत के सौदागर के आसरे था, 2012 का चुनाव वाइब्रेंट गुजरात मॉडल से होते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर बनाने के प्रचार के साथ जुड़ा था। यानी उम्मीद, आसरा, डर, भय सब कुछ इससे पहले के चुनाव में लगातार रहा। और 2017 का चुनाव दिल्ली और गुजरात दोनों में डबल इंजन के आसरे कैसे विकास की चकाचौंध धुआं फेंकेगी, इसके आसरे लड़ा गया। लेकिन 2022